दोस्तों चलिए आज आपको ब्रह्मांड की एक सबसे रहस्यमय चीज के बारे में बताता हूँ। दरअसल हमारी पृथ्वी से 1468 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल में एक खूबसूरत तारा बसता है और इसकी खास बात यह है कि इस तारे के सामने से यानी कि इस तारे और हमारे बीच से कोई ऐसी अजीब, अनजान या अज्ञात चीज पसार होती है जो इस तारे की 15 से 25% चमक को कम कर देती है। जी दोस्तों, तारे का नाम है KIC 846285 जो टेबी स्टार के नाम से भी जाना जाता है। टेबी स्टार एक बहुत बड़ा तारा है और इसकी चमक का हमारी ओर लगातार बढ़ना और कम हो जाना किसी रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों, अब ब्रह्मांड में जब भी कोई ग्रह अपने तारे के सामने से पसार होता है तब उस ग्रह के बैक साइड उसकी छाया के कारण उस तारे की चमक कुछ हद तक तो कम हो ही जाती है। जुपिटर जैसा विशाल ग्रह भी अपने परागमन के दरमियान सूर्य की करीब 1% चमक को कम कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए क्या हो रहा है। हमारे वैज्ञानिक जब सन 2011 में टेबी स्टार के कुछ डेटा एनालिसिस कर रहे थे और इस एनालिसिस में उन्होंने पाया कि इस तारे के सामने से कोई ऐसी विशाल चीज पसार हो रही है जो इस तारे की चमक को 1-2 नहीं लेकिन 15% तक कम कर देती थी। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हमारे वैज्ञानिकों के लिए न भूतो न भविष्यति जैसी बात थी। ये डेटा हमारे वैज्ञानिकों को बहुत ही कंफ्यूजिंग और साथ साथ बहुत ही रोचक भी लगे, क्योंकि फ्रेंड्स ब्रह्मांड में आमतौर पर किसी तारे की 15% रोशनी को कम कर देना आसान नहीं होता है, और वो भी टेबी स्टार जैसे बड़े तारे की चमक। ये तो नामुमकिन सा लग रहा था। पर दोस्तों वैज्ञानिकों की भी एक आदत होती है कि ब्रह्मांड की स्टडी करते वक्त वैज्ञानिकों के सामने कोई ऐसी अगर अचंभित चीज उनके सामने आ जाए तो वो तब तक इस चीज के किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते हैं जब तक ये चीज पुनरावर्तित यानी कि रिपीट ना हो। और दोस्तों हुआ कुछ ऐसा ही। सन 2013 में इस घटना ने फिर से अपने आप को दोहराया। जब सन 2013 में वैज्ञानिक फिर से टेबी स्टार का अध्ययन कर रहे थे तब तो खोजकर्ताओं के सामने ये आया कि कोई चीज इस तारे की चमक को इस बार 22% जितना कम कर रही थी। और यहाँ पर जाकर वैज्ञानिकों का माथा खनका। आखिर ऐसा क्या है? क्या वहाँ पर ऐसा कोई ग्रह है जो हमारे जुपिटर से भी 22 गुना ज्यादा बड़ा है, जो इस तारे की चमक को बार बार बहुत बड़ी मात्रा में कम कर रहा है? लेकिन गुरु से 22 गुना बड़ा कोई ग्रह ब्रह्मांड में होना तो संभव ही नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारा प्लेनेट जुपिटर खुद तारा बनते बनते निष्फल रह गया एक ग्रह है। अगर प्लेनेट जुपिटर आकार में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता तो अधिक पदार्थ से उत्पन्न होने वाले प्रचंड दबाव की वजह से जुपिटर में भी परमाणुओं की जोड़ियां ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया यानी कि फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती और जुपिटर भी आज एक छोटा सा तारा होता। सूर्यमंडल के निर्माण के वक्त अगर हमारा गुरु ग्रह थोड़ा सा भी और पदार्थ अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो गया होता तो आज हमारे सूर्यमंडल में शायद एक नहीं किंतु 2 सूरज होते। शॉर्ट में ब्रह्मांड में गुरु ग्रह से 22 गुना बड़े किसी ग्रह के होने की संभावना प्रैक्टिकली तो नामुमकिन लगती है। कुछ वैज्ञानिकों ने तब ये भी कहा कि शायद किसी ग्रह के टकराव की वजह से इस तारे की चमक कम हो रही होगी, लेकिन ऐसी घटना सिर्फ एक बार ही हो सकती है, बार बार नहीं। कुछ का मानना था कि इस तारे को बनाने वाली जो नेबुला है उसके अवशेष इसके आसपास चक्कर लगा रहे होंगे, लेकिन टेबी स्टार खुद एक वयस्क वय का तारा है और कोई अवशेष 25% मात्रा में किसी तारे की चमक कम करे ये मुमकिन नहीं है, इसलिए ये थियरी भी सही नहीं हो सकती। अब वैज्ञानिक और परेशान। वैज्ञानिकों के दिमाग में खलबली मच गई। हमारे वैज्ञानिकों की एक और आदत भी है। ये वैज्ञानिक लोग जब तक किसी निष्कर्ष या किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते तब तक शांत नहीं बैठ सकते हैं, और इसीलिए वैज्ञानिकों ने सारे पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। और इसके बाद उन्हें ये बात पता चली कि साल 1890 से लेकर अब तक टेबी स्टार पे जितने भी अध्ययन हुए हैं उन सब में ये पाया गया है कि इस तारे की चमक में लगातार उतार चढ़ाव हो रहे थे। ये चमकीला तारा आसमान में चमकता तो है, लेकिन कई बार इस तारे के रास्ते में कोई ऐसी चीज आ जाती थी जो इस तारे की भव्य चमक को कम कर रही थी। और इसके ऊपर तो बहुत सारे तर्क, बहुत सारी परिकल्पनाएं और बहुत सारे विचार वैज्ञानिकों ने पेश किए, लेकिन कोई भी विचार इस चीज को ठोस रूप से समझ या साबित नहीं कर पाया, क्योंकि विज्ञान में और ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस तारे के अजीबोगरीब व्यवहार की व्याख्या कर सके, इस तारे की लगातार कम ज्यादा हो रही रोशनी का पर्दाफाश कर सके, सिवाय एक चीज के।
लेकिन समस्या ये थी कि इस एक चीज के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये चीज एक तो काल्पनिक है और दूसरी हास्यास्पद है। लेकिन ये वस्तु सिद्धांतिक रूप से बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं है, और ये चीज है किसी तारे की ऑर्बिट में उसके चारों ओर बनी हुई एक मशीनी रचना, यानी कि डायसन स्फीयर। जब कोई उन्नत सभ्यता किसी विशाल तारे की समस्त ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए उसके आसपास एक पर एक्सीलेंट बहुत ही बड़ी मशीनरी की रचना कर दे, उसे ही डायसन स्फीयर कहते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि हॉलीवुड में जब कोई साइंस फिक्शन फिल्म बनती है तो वो इस बात की ओर इशारा करती है कि या तो ऐसी कोई खोज दुनिया में हो चुकी है या फिर होने वाली है। अब दोस्तों, आपने द नॉलेज का सिविलाइजेशंस ऑफ द यूनिवर्स का पहले वाला हमारा वीडियो अगर देखा है तो आपको पता होगा कि इस ब्रह्मांड में 4 टाइप की सिविलाइजेशन होती है। रशियन भौतिक शास्त्री काल्दोसेव के अनुसार इन सभ्यताओं को ऊर्जा के उपभोग के रूप में वर्णित किया गया है, और ब्रह्मांड की तीसरी और चौथी कोटि की सभ्यता तो इतनी उन्नत हो जाती है कि वो अपने ग्रह की तो समस्त ऊर्जा का उपभोग कर ही लेती है, लेकिन फिर वो अपने तारे की ओर बढ़ती है और वो सभ्यता अपने तारे की संपूर्ण ऊर्जा का कंट्रोल्ड तरीके से उपयोग करना सीख जाती है। हो सकता है कि टेबी स्टार के आसपास बसी कुछ विकसित सभ्यताओं ने ऐसी विशाल संरचना की रचना कर दी हो जो टेबी स्टार की ऊर्जा का उपभोग कर रही हो। अब दोस्तों, ये भी एक थियरी है और हमें आज तक ये नहीं पता कि टेबी स्टार की इतनी सारी चमक आखिर कम कैसे हो जाती है। पर दोस्तों, हमें इतना जरूर पता है कि इतनी सारी ऊर्जा का कम हो जाना और फिर वापस आ जाना ये कोई नेचुरल चीज तो नहीं है, और ये बेशक ही एक असामान्य बात है। अमेरिकन वैज्ञानिक फ्रीमैन डायसन ने भी सन 1959 में ये कहा था कि जैसे जैसे एक आधुनिक सभ्यता का विस्तार या विकास होता है, वैसे वैसे उस सभ्यता की ऊर्जा की जरूरतें बढ़ती जाती है, और ये स्वाभाविक है। और इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए उस सभ्यता को अपने सबसे नजदीकी और अपार ऊर्जा स्रोत यानी कि अल्टीमेटली उसके मातृ तारे पर निर्भर होना ही होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज पृथ्वी पर जो सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की जो एनर्जी पहुंच रही है वो कितनी है? हमारा सूर्य हर सेकंड 6570 लाख टन हाइड्रोजन को 6530 लाख टन हीलियम में परिवर्तित करता है। अब इन दोनों आंकड़ों के बीच का तफावत मार्क कीजिए दोस्तों। यहाँ 40 लाख टन हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता ही नहीं है, बल्कि ये 40 लाख टन हाइड्रोजन हीलियम के बजाय प्रति सेकंड ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और वो ऊर्जा अंतरिक्ष में चारों ओर फैल जाती है, और इसमें से ही कुछ ऊर्जा रोशनी के रूप में हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है। और क्या आप जानते हैं कि ये ऊर्जा पृथ्वी पर आज मौजूद सभी व्यक्तियों, सभी मशीनों, सभी गाड़ियों, इतना ही नहीं, सभी देशों की मिलिट्री तथा सभी देशों की इंडस्ट्रियल कारखाने, इन सब की ऊर्जा का जो वार्षिक खपत आता है, यानी कि पृथ्वी पर एक वर्ष में जितनी ऊर्जा की भी जरूरत पड़ती है उससे 1 लाख गुना ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, हम पृथ्वीवासियों की वार्षिक ऊर्जा की खपत की 1 लाख गुना ज्यादा ऊर्जा हम पे सूरज हर सेकंड बरसाता है। लेकिन अफसोस, ये सारी ऊर्जा बिना किसी इस्तेमाल ब्रह्मांड में व्यय हो जाती है। हम सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का उपभोग करना अभी अभी सीखे हैं, इसलिए हम अभी सूर्य की ऊर्जा से काफी सारी चीजें चला पाते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई कि हम सूर्य की पृथ्वी पर पड़ने वाली सभी ऊर्जा का उपभोग कर सके। सोचिए, हम पृथ्वी पर गिरने वाली सूरज की सभी ऊर्जा का उपयोग करने लगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे। और ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, चलिए आपको और ज्यादा चौंकाता हूं। हमारी पृथ्वी पर जो प्रति वर्ग फुट सूरज की प्रति सेकंड ऊर्जा गिर रही है, उस ऊर्जा को अगर सूरज के क्षेत्रफल के हिसाब से नापा जाए तो सूरज हर सेकंड 3.86 इंटू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 26 वॉट ऊर्जा हर सेकंड पैदा करता है। और ये आंकड़ा हमारी वार्षिक ऊर्जा के खपत का 100 अरब से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, अगर कोई सभ्यता सूर्य की ये सभी ऊर्जा हासिल कर दे तो वो सभ्यता क्या क्या नहीं कर सकती। उस सभ्यता के लिए लंबी आयु प्राप्त करना, या एंटायर गैलेक्सी में कॉलोनीज बनाना, या करीब करीब प्रकाश की गति प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब सवाल है कि आखिर कोई सभ्यता कैसे इस सूरज की ऊर्जा को कैद करके उसका उपयोग कर सकती है। तो इसके लिए फ्रीमैन डायसन ने एक विशाल और एक खोखली संरचना की कल्पना की है, जो एक गोलाकार रचना होगी और ये एंटायर सूर्य के आसपास बनी होगी।
लेकिन क्या वास्तव में ऐसी कोई रचना सूर्य के आसपास बनाई जा सकती है? तो दोस्तों इसका संक्षिप्त उत्तर है ये बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर। क्योंकि सूरज से एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक ऐसी कोई संरचना अगर बनानी हो तो उसकी सतह का क्षेत्रफल पृथ्वी की सतह से 60 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। और सूर्य के आसपास इतनी बड़ी संरचना बनाने के लिए अगर सूरज के सभी ग्रहों का रॉ मटेरियल यूज किया जाए फिर भी इतना कच्चा रॉ मटेरियल प्राप्त नहीं हो सकेगा। और सूरज के आसपास इतना बड़ा गोला अगर किसी ने बना भी लिया तो वो बहुत ही अस्थिर होगा। तो क्या फिर डायसन स्फीयर एक अव्यवहारिक और कचरे के बॉक्स में फेंक देने वाली योजना है? तो दोस्तों जी नहीं, क्योंकि अभी ऐसा कहना भी जल्दबाजी होगी। अगर हम डायसन स्फीयर की इस रचना में एक मामूली सा बदलाव कर दे तो ये पूरी रचना व्यवहारू और स्थिर हो जाएगी। और ये बदलाव है सूरज के चारों ओर बनाए जाने वाली ये मशीनी रचना ठोस और पूर्ण गोलाकार होने के बदले छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हो। शॉर्ट में कहे तो एक पूरे सूरज को ढकने वाली मशीनी संरचना बनाने के बदले अगर हम बड़े बड़े आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाकर सूर्य की ऊर्जा को शोषित करने की कोशिश करें तो हम डायसन स्फीयर में कामयाब हो जाते हैं। और ये अरबों मशीनों से बनी एक जाली के समान संरचना होगी जिसमें हमें सूर्य की संपूर्ण एनर्जी तो प्राप्त नहीं हो पाएगी, लेकिन जितनी भी एनर्जी प्राप्त होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। और डायसन स्फीयर की इस व्यवहारू और प्रैक्टिकल रचना को डायसन स्वार्म कहते हैं। हो सकता है कि टेबी स्टार के आसपास बसी किसी विकसित सभ्यता ने टेबी स्टार में ऐसा कोई डायसन स्वार्म बना दिया हो जिस वजह से हम इस तारे की रोशनी को बार बार मंद या धीमा होता देख पा रहे हैं। अब अगर हमें हमारे सूर्यमंडल में डायसन स्वार्म बनाना हो तो हम उसे कैसे बना पाएंगे? तो दोस्तों इसे बनाने के लिए हमें हमारे सूर्यमंडल के एक पूरे के पूरे प्लेनेट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और वो प्लेनेट है प्लेनेट मर्क्यूरी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन प्लेनेट मर्क्यूरी ही क्यों आखिर? तो दोस्तों मर्क्यूरी ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर 30% सिलिकॉन और बाकी 70% में अन्य धातुएं है, जैसे कि लोहा हो गया, ऑक्साइड हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट धातुएं। और इस धातुओं से सोलर रिफ्लेक्टर्स के साथ अन्य बड़ी मशीनी रचनाओं की आसानी से रचना हो सकती है। और इस तरह से सूरज के सबसे नजदीक होने के कारण और कच्चे माल का पूरा गोदाम होने के कारण प्लेनेट मर्क्यूरी डायसन स्वार्म बनाने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट उम्मीदवार है। दूसरा कारण यह है कि प्लेनेट मर्क्यूरी की ग्रेविटी पृथ्वी से बहुत कम होने के कारण वहां से हम सोलर पैनल्स को सूर्य की ओर बहुत ही आसानी से रवाना कर पाएंगे। अब दोस्तों इसके लिए और बहुत सारे फैक्टर्स भी है, जैसे कि इस अभियान में हम सूर्य की कक्षा में करीब 30 लाख अरब जितने सोलर पैनल्स को स्थापित करेंगे और इन सभी काम को हम नैनो रोबोटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से करेंगे। लेकिन फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको हम चर्चा का विषय अभी नहीं बनाते हैं। लेकिन एक बात समझ लो, ब्रह्मांड के बुनियादी नियमों को ना ही हम बदल सकते हैं और ना ही कोई एलियन सिविलाइजेशन। और अगर किसी तारे के आसपास इस टाइप की संरचना हमारे द्वारा या किसी एलियन के द्वारा भविष्य में बनाई जा सके या अगर भूतकाल में किसी ने बनाई हो तो एक बात तो तय है कि ये संरचना अगर ऊर्जा को शोषित करेगी तो ऊर्जा को मुक्त भी करेगी। और इसमें ऊर्जा की मुक्ति इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के द्वारा होगी। और हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के चिन्हों को पाकर किसी भी तारे के आसपास उन्नत सभ्यता की मौजूदगी दर्ज कर सकते हैं। तो क्या टेबी स्टार से आने वाले सिग्नल्स में हमें कोई इंफ्रारेड सिग्नल मिले हैं? तो दोस्तों जवाब है जी नहीं, हमें टेबी स्टार से कोई इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के चिन्ह नहीं मिले। और इसीलिए हम कंफ्यूजन में है कि टेबी स्टार से आने वाली ऊर्जा में इतनी बड़ी कटौती आखिर क्यों होती है। इसका जवाब आज तक तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड के कई सारे रहस्यों से हमारे वैज्ञानिकों ने पर्दा उठाया है। इस रहस्य से भी पर्दा उठ जाएगा और इसके लिए बने रहे द नॉलेज के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं हेल्दी, साइंटिफिक और टू द पॉइंट ज्ञान इस चैनल पर। तो आगे मिलेंगे ऐसे ही एक साइंटिफिक वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।